आज हमारी पर्सनालिटी टेस्ट की सेकंड क्लास है जो कि बेस्ड है डैफ पे। डैफ मीन्स डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का सिंपल मतलब है कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी पूरी डिटेल, आपके नाम से लेके आपके पोस्टल एड्रेस के बारे में, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अगर आप कोई जॉब करते हैं उसके बारे में, तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आप पैनलिस्ट के हाथ में देते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पैनलिस्ट 60 से 70% क्वेश्चंस जो हैं वो डैफ से पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डैफ में जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे फिल की है, उस इंफॉर्मेशन का A to Z आपको पता होना चाहिए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आपको डैफ की इंफॉर्मेशन को जो है वो पैनलिस्ट तक जो है वो पहुंचाना है और कितनी रेलिवेंट वे में पहुंचाना है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी जब आप इस डैफ के ऊपर जब आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए टोटली प्रैग्मेटिक अप्रोच। आप क्वेश्चंस में आइडियल नहीं हो सकते, यानी हर बार अगर आप आइडियल आंसर देते हैं किसी चीज़ का, आइडियल क्या होता है और प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होते हैं वो आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी जब जब क्वेश्चंस आते जाएंगे। और दूसरा, आपकी जो आंसर्स होने चाहिए वो कंक्रीट होने चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या कंक्रीट है क्या एब्स्ट्रैक्ट है वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अप्रोच के बाद आता है, कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वो पैनलिस्ट के बैकग्राउंड को चेक करने लगते हैं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली कि आपके पास अगर आपको ये पता है कि पैनल में कम से कम अभी तो फिलहाल ये बोल रहे हैं कि 4 शायद 3 जो हैं वो मेंबर्स हैं और 1 जो है वो चेयरमैन है और बाकी एक्सपर्ट्स होंगे। तो दैट मीन्स कि अगर आप ये कंसिडरेशन में हम लाएं कि वहाँ पे 6 लोग जो होंगे वो पैनल में होंगे, तो दैट मीन्स बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि उन पैनलिस्ट के बैकग्राउंड को पता करने लग जाते हैं कि उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं। तो आपको मैं एक सिंसियर एडवाइस देना चाहती हूँ कि इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो इसलिए आप वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन पैनलिस्ट में से कुछ ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड जो होगा वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ठीक है, वो हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोई ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एकेडमिशियंस होंगे और कुछ होंगे ऐसे जिनका अपना कोई बैकग्राउंड होगा जो हमें नहीं पता वो क्या है। तो उनका जो माइंड सेट है वो अपने माइंड सेट के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपकी जो डिटेल्स हैं उसके, जो आपने उनको फॉर्म दिया है उसके बारे में। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम कि किस पैनलिस्ट का क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कहाँ उन्होंने जॉब की है, किस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए इस चीज़ पे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है क्या उसके बारे में आपके पास एक्वेंटेंस है, आप फेमिलियर हैं कि जो आप वहाँ लिख रहे हैं क्या आपको उसके बारे में सब पता है। तो वो कैसे पता चलेगा वो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है डैफ की। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके डैफ में होता है, आपका डैफ जो है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज नेम, कि नाम क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपका नेम। अब यहां से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 101% पता होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस आप समझ सकते हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब कि हमें यकीन होता है कि इसके ऊपर तो आंसर हमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे होते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं कि पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे लगता है कि ये पूछेंगे ही नहीं, या अगर पूछेंगे तो कोई एक आधा पैनलिस्ट कभी शायद हो सकता है ऐसा पूछ जाए। तो सबसे पहली बात आती है आपकी नेम। नेम क्या होता है? तो नेम पे तो ऐसे बहुत कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनालिटी की, तो हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम आकाश है, तो अब आप सोचोगे कि आकाश से रह के कोई क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पर 2 चीज़ें याद रखनी है। आप जब भी आप अपना डैफ प्रिपेयर करेंगे तो डैफ प्रिपेयर करने के साथ साथ आप अपने नाम की
सिग्निफिकेंस और अपने नाम की रेलिवेंस, दोनों चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैं आकाश की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आकाश का सिंपल मतलब क्या होता है? स्काई। तो स्काई की क्या सिग्निफिकेंस होती है? स्काई की सिग्निफिकेंस होती है वास्टनेस। ठीक है, ऐसा इंसान जिसकी बहुत वास्ट क्या है? नॉलेज है। ऐसा इंसान जिसने बहुत से इमोशंस जो हैं अपने अंदर रखे। स्काई क्या होता है? बारिश भी हो रही है, धूप भी पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो दैट मीन्स ये आपके नाम की सिग्निफिकेंस है। और रेलिवेंस क्या है? आप रेलिवेंस जो है उसको हमेशा आप करंट अफेयर के साथ रिलेट करके बता सकते हैं कि डीआरडीओ ने एक पूरा मिसाइल सिस्टम ही जो है वो आकाश के नाम पे बनाया है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपकी क्या आ गई? रेलिवेंस। तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम नेम की बात करेंगे तो नेम पे मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस पे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ये नहीं पता है, लेकिन आ भी सकते हैं। और अगर आएंगे तो आपका सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस दोनों ही चीज़ें आपको इक्वली पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस से ये पता चलेगा कि आप अपने नाम के बारे में कितना जानते हैं, दैट मीन्स कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में कितना जानते हैं। और रेलिवेंस से ये पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है। तो ये आ गया आपका नाम। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आपके डैफ में होती है वो है जेंडर। वैसे तो जेंडर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल पे अगर कोई मेल या फीमेल जिसने भरा है, किसी ने मेल भरा है, तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है या फिर थर्ड जेंडर के बारे में बात की जा सकती है। तो सबसे पहले थर्ड जेंडर क्या है, उसकी जो डेफिनेशन जब आप दोगे तो वो डेफिनेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि वो एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए। वो कोई ऐसी लैंग्वेज या इस तरीके का नहीं आपने बोलना कि वो आप किसी थर्ड जेंडर को डेरोगेटरी जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो थर्ड जेंडर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या उनके बारे में बता सकते हो एज ए सोशल कैटेगरी प्रेजेंट इन सोसाइटी दैट रिकॉग्नाइज 3 और मोर जेंडर्स। तो इस तरीके से ये होगा कि आपकी जो पोलाइटनेस है और आपकी जो साथ ही साथ प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि आप थर्ड जेंडर के बारे में बता रहे हो, बट आप एक इस तरीके से बता रहे हो कि आप किसी पर्टिकुलर जेंडर को ऑफेंड नहीं कर रहे हो। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है आपके इंटरव्यू में आपकी अच्छी रिस्पॉन्स का। इसके साथ साथ हो सकता है यहीं से फिर क्वेश्चन आ जाए LGBTQ कम्युनिटी पे, उस कम्युनिटी के क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके ऊपर कौन से एक्ट्स और लॉज हैं, सेक्शन 377 पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है इनके ऊपर, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बोला कि ये जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है जेंडर के यहाँ पे, ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है। आपको भी समझ आ गया कि नेम जो है वो मॉडरेट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है नेम पे आप पे कोई क्वेश्चन आ जाए, और जेंडर पे, और वो भी खासकर थर्ड जेंडर पे लीस्ट एक्सपेक्टेड है इस क्राइटेरिया के अंदर। लेकिन अगर आपको आता है तो आप एक बहुत वेल डिफाइंड वे में इस चीज को जो है वो उनके सामने बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी डैफ की है वो है मदर टंग, और यहाँ पे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो मदर टंग बेसिकली अगर हम देखें तो मदर टंग पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मदर टंग है क्या। वो आप जो भी लिखोगे जैसे हिंदी, डोगरी, पहाड़ी, कुछ भी, तो उस मदर टंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज कैसे होनी चाहिए कि वो कहाँ से डिराइव करती है अपनी अथॉरिटी, दैट मीन्स कि वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वो द्रविडियन है, वो सीनो तिब्बतियन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, ऑब्वियस सी बात है वो इसके साथ इंगेज करना है आपको, वो आपको पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ें होती हैं, जो इसके साथ दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जिस पे आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब मदर टंग के बारे में हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस पे फोकस करते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो फरवरी 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, अगर कभी हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि साइंटिफिक या फिर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, दैट मीन्स कि मदर टंग को हम मदर टंग क्यों कहते हैं, फादर टंग क्यों नहीं कहते, तो ये भी एक बहुत कम्प्लेक्स क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसको लेके एक साइंटिफिक फैक्टर है और एक ट्रेडिशनल फैक्टर है। साइंटिफिक फैक्टर का मतलब ये है कि एक बहुत सी स्टडीज हुई और ये पता तो 2 वर्ड्स निकल कर आए,
जिसको एक को बोलते हैं फोनीम्स और एक को बोलते हैं लेक्सिकन। यानी जब भी मदर से जब मदर जो है, जब भी वो चाइल्ड लर्निंग होती है तो मदर से बच्चा जो है वो फोनीम्स को सीखता है। दैट मीन्स कि जो डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ साउंड हैं वो मदर के थ्रू ही बच्चे तक पहुंचती है। और एक होता है लेक्सिकन। लेक्सिकन मतलब कि फादर से बच्चा उसकी लैंग्वेज से वो वर्ड्स और फ्रेजेस को सीखता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ साउंड। तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडीज में ये कहा गया कि जब भी कोई लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मदर का होता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मदर टंग। अगर हम ट्रेडिशनल बात करेंगे, अगर हम साइंटिफिक की जगह अगर हम प्रिमिटिव बात करेंगे, तो उसमें ये कहा गया कि ट्रेडिशनली फैमिली स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे ट्रेडिशन, हमारे एंशिएंट टाइम में, कि मदर ट्रांसमिट करती थी लैंग्वेज टू द चाइल्ड। दैट मीन्स कि ज़्यादातर बच्चे का इंटरेक्शन जो था वो मदर से होता था, और मदर जो है वो इनफॉर्मल स्कूल की तरह भी जो है वो काम करती है। तो इसी वजह से मदर टंग को मदर टंग कहा जाता है। अब आ जाता है, कई बार हो सकता है कि इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाए इंटरव्यू आपका, कि आपको वो ये पूछ ले कि जिसकी मदर टंग, जिसकी में जो फ्लुएंटली अपनी मदर टंग में बात करता है, उसके क्या, आपको क्या लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो ये भी बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं कि उनका कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है जो अपनी मदर टंग में फ्लुएंटली बोल लेते हैं। और उनकी बेटर जो है वो कल्चरल एंटिटी उनकी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल उनकी बेटर कनेक्टिविटी होती है किसके साथ में, कल्चर के साथ में। आप इसको अपने केएस के साथ जोड़ सकते हैं कि अगर मेरी मदर टंग अच्छी है और मैं अपने एरिया में पोस्टेड होता हूँ एज ए केएस ऑफिसर, तो मैं उनके साथ अच्छे से, वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, जो मेरी जो लैंग्वेज है वो उनके साथ रिलेट करेगी, वो मुझे समझ जाएंगे और मैं उनको समझ जाऊंगा। और कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोकल लेवल के, लोकल जब एरियाज में आपकी अपने होम टाउन में, होम डिस्ट्रिक्ट में जब आपकी जॉब होती है, आपकी पोस्टिंग होती है, तो अगर आप उनकी लैंग्वेज जानते हैं तो आप इजीली उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप मदर टंग को किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारा जो है वो क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने डैश के इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं।